अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। मौजूदा हुकूमत ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। ये बजट माली साल 2024-25 का है और इस बजट में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में ग्रेड 1 से 16 तक 25%, जबकि ग्रेड 17 से 22 तक 22% इजाफा किया गया है। इसी तरह पेंशन में भी 22% इजाफा किया गया है। साथ ही साथ ये जो बजट सामने आया है इसमें हैवी टैक्सेशन है। 12,970 अरब रुपए के टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दी गई है और बहुत कम शोबे ऐसे हैं कि जिनमें टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है या टैक्स में रियायत दी गई है। ज़्यादातर वो शोबे जिनमें पहले से टैक्स छूट थी उस छूट को ख़त्म कर दिया गया है। रियल इस्टेट में बड़ा हैवी टैक्सेशन है। इसके साथ साथ जो ज़ीरो रेटेड शोबे थे उन पर भी अब टैक्स को मज़ीद टैक्सेस लगाए गए हैं, उनको भी छूट ख़त्म की गई है। साथ ही साथ गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, सीमेंट और दीगर अशिया टैक्सेस की वजह से जो तजावीज़ सामने आई हैं उसको देखते हुए सब कुछ महंगा होता नज़र आ रहा है। बुनियाद ये है कि IMF के जो शराइत थी उसकी झलक तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। जो मौजूदा हुकूमत फाइलर्स बढ़ाना चाह रही है उसकी पॉलिसी भी बड़ी क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन जो महंगाई का अफरीत इस टैक्सेशन के साथ आएगा उसका हल क्या है। इंडस्ट्री के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस ये बजट पेश होने के बाद हमने चंद लोगों के ख्यालात, वो इसको इंडस्ट्री के अगेंस्ट बता रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसी क्या है मईशत को स्टेबल करने के लिए, क्या इस बजट में उसकी रिफ्लेक्शन है, यकीनी तौर पर यह नुक्ता है, और क्या आवाम के लिए कोई रिलीफ की उम्मीद है, ये वो सवाल है आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। आयशा गौस पाशा साहिबा मायनाज मईशतदान हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। आपकी तरफ भी आएंगे। इरशाद साहब, IMF दोस्त तो बजट है, अवाम दोस्त भी है क्या, और वो कौन से शोबे हैं जिसमें आप समझ रहे हैं कि अवाम की बेहतरी और रिलीफ के लिए हैं? देखिए, इस बजट से जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं टैक्स दहंदगान के लिए तो एक इत्मीनान का पहलू ये है कि अब हम अकेले नहीं हैं। जो पहले टैक्स नहीं देते थे उनको भी टैक्स नेट में लाया गया है। वो हमारी तरह उनका भी खाना ख़राब है। अब देखना यह है कि ये टैक्स वसूली का जो हमारे यहाँ 3 मसाइल हमेशा दरपेश रहे हैं। एक तो ये है कि जी मुख्तलिफ़ शोबे हैं जो मराहत याफ्ता हैं उनसे टैक्स लिया नहीं जाता। दूसरे इशू ये होता है कि जो टैक्स में आना चाहते हैं उनको रिश्वत की पेशकश की जाती है। और तीसरा ये है कि FBR और जो दूसरे महकमे हैं वो वसूल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि और जो आ चुके होते हैं वो अलग से एक ज़ेर अताब रहते हैं। तो अब ये फ़र्क कम करने की कोशिश तो हुई है, लेकिन क्या इसके नतीजे में हमें हमारा जो इशू है कि रेवेन्यू जनरेशन होगी, क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, क्या इसकी वजह से जो इकॉनमी डॉक्यूमेंटेशन होगी, ये हैं बुनियादी सवालात। तो मेरा ख्याल है हम आयशा गौस पाशा साहब से ये पूछ लेते हैं कि फरमाइए, आपने देख ली दस्तावेज़ात, इस जो हमारा बजट की तजावीज़ हैं इसकी रोशनी में बुनियादी हदफ हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है और क्या हासिल कर सकती है। पहला सवाल यही है जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हुकूमत का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकल कर आ रही थी कि इस वक्त जो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की वो ये है कि किसी तरह हम IMF प्रोग्राम का ये जो अकेला प्रोग्राम पूरा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, जिस पे बजट के बाद IMF से बात होगी मजीद उस को किसी तरह हम उस प्रोग्राम में चले जाएं। वो 6 to 8 बिलियन डॉलर्स हमें लेकर ला के देंगे, मगर उसकी वो सिर्फ इसकी बात नहीं है। बाकी मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज जो है ना वो भी उसी वक्त आपको फाइनेंसेस देती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाइना का भी AIIB, जब आप IMF के प्रोग्राम पे होते हैं। तो ये पहली प्रायोरिटी है और जो IMF ने कहा है वो गवर्नमेंट ने करना ही है। अब किस हद तक गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर लेती है कि आप अपने जो आपकी रिकमेंडेशंस है वो आप चेंज करें और हमारी ये तजावीज़ ले लें, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सीरियसनेस IMF को जो नज़र आए
बजट के बाद ही उन्होंने कहा हम प्रोग्राम की बात करेंगे। वो देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या पहले गवर्नमेंट्स की तरह जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने 24 IMF प्रोग्राम किए, उनमें से एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है सिर्फ जी। एक ये स्टैंड बाय भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है IMF के साथ। वो पहली एश्योरेंस चाह रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी देखें, कितने आप सिंसियर हैं रिफॉर्म के लिए। उसके बाद शायद अगर हम ये इस्टेब्लिश कर पाए तो फिर हम उनको थोड़ा सा मना सकते हैं कि जो आम आदमी पे बोझ डालने वाले उनके रिकमेंडेशंस हैं उनको जो इन्फ्लेशन ज्यादा कर रहे हो, या जैसे सेल्स टैक्स में जो एग्जेम्पशंस खत्म करने को कह रहे बेसिक चीजों पे, जैसे मेडिसिन है, खाने पीने की अशियाएं, हम उस पे आप ना इसरार करें टैक्स लगाने का। हम दूसरे वसाइल निकालते हैं जिसमें आप साहिब सरवत लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स हो, या ज्यादा इनकम के जो अर्नर्स हैं उनके हो, या अनअर्न्ड यानी बैंक डिविडेंड्स हो, और बाकी ये एरियाज पे हम टैक्स लगा के वो हदफ पूरा करते हैं आपका। ये आम आदमी पे जो आप बोझ लगा का रिकमेंडेशन हो, जो बोझ कर बर्डन करता है एक आम आदमी का, वो हम उस पे से पीछे हट जाते हैं। तो अभी तक वो IMF से गवर्नमेंट वो फेज तक पहुंची है कि वो हमारी बातें माने या ना माने, ये देखने पड़ेगा हमें। फाइनेंस बिल देखेंगे, फिर जब वो टीम आएगी तो देखेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है वी आर नॉट इन गुड शेप। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो अब बड़ा फोकस हमने देखा कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, इस पर भी इस बजट में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ शोबे ऐसे हैं जिन पे इन प्रिंसिपल टैक्स बहुत पहले लग जाना चाहिए था। कैपिटल गेन टैक्स अभी रियल स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है 15% फाइलर पे, 45% नॉन फाइलर पे, लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि ये शोबे जब सुकड़ेंगे तो उसके पैरेलल गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है इन्वेस्टर को या कारोबारी शख्सियत को कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि दूसरी तरफ भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई जगह नज़र ही नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट की। तो अल्टरनेटिव क्या है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे भी इन्वेस्टर्स, इजी वे है, इट्स नॉट टैक्स्ड इनफ, उस पर टैक्स की भी छूट है, आराम से पे हो जाता है, इतना नजरों में भी नहीं आता है, और गेन तो डेफिनेटली है, प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा। कुछ चले ना चले, रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत अच्छा चलता है पाकिस्तान में और खैर इंटरनेशनल भी। तो अब पॉइंट ये कि अगर यहाँ टैक्स ज़्यादा हो जाता और आप हम ये वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई जॉब क्रिएट नहीं करती, कोई इससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इससे कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बढ़ता, इससे कोई आप लोकल कंजम्पशन की चीज भी नहीं बना लेते कि आपकी इंपोर्ट कम हो जाए। ये सही। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी किस शेप में है। आपका 40 जो मेजर सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कुछ बढ़ के अभी क्वार्टर ऑफ द इकोनॉमी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे चला गया है, पहले 1/5 लेवल पे था 20% के करीब, अब थोड़ा सा ऑफ लेट उसकी क्योंकि अच्छे ग्रोथ नहीं रही है वो मजीद कम हो गया इसका प्रोपोर्शन ऑफ द इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये एरिया है जहां आपको डेवलप करना है, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, आपने पॉलिसी कंसिस्टेंसी देनी है, आपने इन्वेस्टर को पूरी तरह सहूलतें और मराद देनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारी ना पॉलिसी बदलने वाली है ना हम आपकी तरफ से नजरें नहीं। डॉक्टर साहबा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे देनी है, जीरो रेटिंग आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको रिड्यूस कर रहे हैं। शाह साहब ये बुनियादी सवाल है जी। देखें हम अपने प्रोग्राम में बारहा हमने डिस्कस किया कि वी वर नॉट इन द फेवर कि रियल स्टेट में सब कुछ चले कि 2 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, 3 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 2 करोड़ का एक आप ढाबा खोल लें तो 15 लोगों को रोज़गार आप देते हैं, ये बातें ठीक हैं, लेकिन इसके पैरेलल लोग कहाँ जाएंगे फिर पैसा? फिर हम कहते हैं जी पैसा लोगों कैपिटल फ्लाइट हो गया है, पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, उसके मुतबादिल क्या दे रहे हैं? आपने भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ी, मैं भी पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था। हमें कोई ऐसा मंसूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया वज़ीर ख़जाना ने कि जी ये शोबे हमारे पास मौजूद हैं, ये मौक़े मौजूद हैं, इसमें आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो पैसा आप इन्हें फंसाया हुआ है ये आप उधर ले जा सकते हैं।
अच्छा, अभी जो ये टैक्सेशन वगैरह जो कुछ हुई है, क्योंकि बजट का पहले होता था कि बजट पेश होता था, थोड़ा सा पोर्शन टैक्सेशन का होता था, बाकी तरगीबात का होता था। इसमें टैक्सेशन का ज़्यादा है और तरगीबात का बराए नाम है। और लेकिन ये बताया नहीं गया कि जी आप ये पैसा जो इधर लगा रहे हैं आप उधर लगा सकते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी तकाज़े हैं इन्वेस्टर के, वो जो मुतालबा कर रहे हैं उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मेरा डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, सवाल आपने सुन लिया होगा, तरगीब कहाँ पे दे रहे हैं? पैसा लगाने की तरगीब जो रियल एस्टेट से निकलेगा या सुकड़ेगा कहाँ लगेगा, उसका ऑप्शन क्या दिया गया है इस बजट में? आपने अगर देखा है तो बता दें। जी, इस बजट स्पीच पे तो मुझे मतलब अभी तक तो कुछ समझ में नहीं। कल बजट कॉन्फ्रेंस में शायद नजर आए, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल में शायद नजर आए, मगर जो करना की अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने चाइना से जो सीपेक के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ली थी और हमारे कर्जे भी बढ़े हैं इस सिलसिले में, वो ये था कि पहले स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी ये बिजली के जो कमी है उसको दूर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सेकंड फेज पे इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे और उनको प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंशाल्लाह आपकी एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगी और आप लोकली प्रोड्यूस्ड चीज़ें लोगों को मुल्क में फराहम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी उन चीज़ों की इंपोर्ट भी कम होगी। ये सब हमने सोचा तो था, बट वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया क्योंकि सीपेक पे चली ही नहीं हम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, उसको प्रॉपर इंसेंटिवाइज करना, उन पे प्रॉपर मराद देना, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करना, ये सब करना रह गया है और यही वे आउट है। हमें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी जहाँ रियल एस्टेट को डिस्करेज करना है, वहाँ हमने बहुत कुछ और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज भी तो करना है ना साथ साथ। तो इनकरेज करने के मराद और स्टेप्स अभी तक क्लियरिटी से सामने नहीं आए, बट ये डायरेक्शन है जो हमें लेना है बिल्कुल क्लियरली। ये वो इकोनॉमिक जोन्स जो बनने हैं 9 या जितने भी शुरू में 9 बनने थे, अब थोड़े एक्सपैंड भी हो गए, वो कहाँ बन रहे हैं, कब बनेंगे? These are areas जिसपे गवर्नमेंट को बिल्कुल दिल लगा के फोकस करना है। ये सिर्फ बातों के हद तक नहीं है। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है, मैन्युफैक्चरिंग को डील करना है, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो ये एरियाज हैं जिनको आपने लेकर आना है सामने। और मुझे इस वक्त कोई क्लियर एक्सपोर्ट प्रमोशन की और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की क्लैरिटी अब इंशाल्लाह देखें अगले कुछ दिनों में शायद हुकूमत की तरफ से सामने आए। इस वक्त हमें ये चीज़ क्लियर नहीं। आईटी को ज़रूर फोकस कर रही है गवर्नमेंट, विच इज़ बहुत अच्छी बात है। ये एक एरिया है जिसको हमने बहुत लेट फोकस किया है, लेकिन अब हम इसको इस पे तवज्जो दें। और डॉक्टर साहब आईटी के लिए भी इन्होंने बजट में रकम मुख्तस की है, लेकिन ये उसके लिए भी तो कोई फैसिलिटीज़ क्या होंगी, क्या तरगीबात होंगी, उसका भी हमें कुछ नज़र नहीं आता। तो आप समझती हैं कि ये एक हदफ बता दिया है कि जी $2 अरब से हम $3.5 अरब तक ले जाएंगे। एक आईटी पार्क कराची में $8 अरब से बनेगा, $79 अरब भी मेरे ख्याल रखे हैं। मतलब कोई इतना बड़ा कोई मंसूबा नहीं बताया गया जिसकी वजह से लोग देखें। एक तो है कि इन्वेस्टर उसमें आए, एक ये है कि लोग जो बासलाहियत नौजवान हैं उनके लिए कुछ ऐसी तरगीबात रखी जाती हैं कि ख़ुद वो सेल्फ फाइनेंस जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट होती है उसके लिए हमें कुछ नज़र नहीं आता। आपको कुछ लगा है? जी, आप ठीक कह रहे हैं। अभी इस पे हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुझे याद है पीडीएम गवर्नमेंट जब थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की, उसमें उन्होंने बहुत पर्सनली भी मीटिंग्स ली थी आईटी सेक्टर को आगे लेकर आने के लिए, और उसके हमने कुछ नतीजा भी देखा, कुछ एक्सपोर्ट्स उसकी बढ़ी हैं, लेकिन अभी भी पोटेंशियल से बहुत नीचे हैं हम। हमें बहुत ग्राउंड कवर करना है। उसके लिए कॉन्क्रीट मेजर्स जो हैं किस तरह आगे लेके चलना है ये अभी देखना बाकी है। मगर पॉइंट ये है कि अभी तो शुरुआत है, पहला बजट है, तो मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट के वक्त तो हम जब गवर्नमेंट में थे तो सिर्फ 16 महीने ही थे, उस वक्त ये पेशरफ नहीं हो पाई।
अब मौका है इस गवर्नमेंट के पास 5 साल के मैंडेट से आए हैं कि ये अब वक्त जाया किए बगैर इम्प्लीमेंट किए। अगर ये पहले साल में नहीं लेकर आए अपने पॉलिसी क्लियर और दूसरे साल में उसको क्लियरली इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो फिर वो ये स्टेज आ जाएगा कि इलेक्शन कम करीब आ रहे और ये सारी चीजें रह गई और सारा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रह गया और हमने पाकिस्तान को जी इतना आगे बढ़ा देना है। तो जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। एक वक्फे के बाद इस पे भी बात करेंगे कि कारोबार दोस्त ये बजट कैसे है और इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए इस बजट में क्या कोई एक्शन प्लान है, कोई तरगीब है और हुकूमत की इस सिलसिले में पॉलिसी क्या नज़र आ रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के नामवर मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, बजट डॉक्यूमेंट आपने भी देखा होगा, टैक्सेशन पे बहुत ज़्यादा जोर है, इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेड करने पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि जब इतनी हैवी टैक्सेशन है उसके साथ जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करने के लिए क्या कुछ है इस बजट में, नंबर 1। नंबर 2, जो पाकिस्तान के रिवायती हर्डल्स हैं कारोबार करने के लिए, उनको दूर करने के लिए इस बजट में क्या कुछ है? देखिए, बजट में एक कोशिश तो की गई है, एक इंटेंट दिखाया गया है कि नॉन फाइलर्स को अगर आप बहुत ज़्यादा टैक्सेशन की रेजीम में लाएंगे तो इससे आप नॉन फाइलर्स ख़त्म करेंगे अगर 45% तक उनसे टैक्स चार्ज करेंगे। सो आई थिंक एक तो ये बात है। फिर दूसरी बात ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि टैक्स फाइलिंग में लोगों को राग़िब किया जाए और पाकिस्तान की जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, इनकम टैक्स की स्लैब्स को बहुत ना तब्दील किया जाए। एक्सपोर्टर्स को 1% रजीम से निकाल कर वापस लाया गया है। एडवांस टैक्स को 2.25% बढ़ाया गया है। गाड़ियाँ कुछ जो इम्पोर्टेड ये जो यूज्ड गाड़ियाँ हैं वो महंगी होंगी। सो ऑल इन ऑल एक कोशिश है कि पाकिस्तान की बजट को इस तरह बनाया जाए कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो कौम है उस पर बहुत बोझ ना पड़े। बट बहरहाल 1500 अरब के करीब के न्यू टैक्स जो है वो आपको दिखाई देगी। पेट्रोलियम लेवी 20 रुपए बढ़ गई है, वो भी आपको दिखाई देगी। सो ये एक ओवरऑल जायजा है जो इस वक्त बजट का आप समझ सकते हैं। PSDP को बढ़ाया गया है 1500 अरब तक, सो दैट स्पेंडिंग की जा सके ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑन बिल्डिंग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी भी बात की गई है। सो आई थिंक ये एक ओवरऑल एक डिफिकल्ट बजट है। ये भी देखिए कि इस वक्त जो आपको दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान का जो हमने अगले साल का भी मार्कअप देना है वो बहुत बढ़ा हुआ है, वो 9700 अरब के करीब चला गया है। अब आप ये सोचिए कि हम किसी पर कहते थे डिफेंस बहुत लेता है, 2100 अरब डिफेंस है और 9700 अरब जो है वो सिर्फ आपका वो रकम है जो आपने मार्कअप और डेट की पेमेंट में करनी है। सो आपको ऑब्वियसली डेट पे बहुत काम करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। PSDP पे रिलायंस है कि कोशिश की जाए कि हाइड्रो, कोशिश की जाए कि जो बिजली पहुंचानी है उस पे काम किया जाए। पेंशन का रिफॉर्म एक दिखाई दिया, ये अच्छी चीज़ है, उस पे बात हुई है, क्योंकि आप सोचिए कि पेंशन का जो हुजम है वो 1000 अरब को भी क्रॉस कर गया है। ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को पेंशन के निज़ाम को तब्दील करना जो है वो लाजिम व मलज़ूम है। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो इस वक्त बजट का सामने आया है। डॉक्टर साहब, इसमें जो हमें नज़र आता है कोई शोबा अब छोड़ा नहीं गया जिसमें टैक्स ना लगाया गया हो। एक तो उसका इम्पेक्ट क्या होगा आम आदमी पर, दूसरा ये है कि रियल इस्टेट पे बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि इस पर टैक्स लगना चाहिए, लगा दिया गया नॉन फाइलर के लिए 15% तक और फाइलर के लिए 15% तक और नॉन फाइलर के लिए 45% तक। अब यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट लोगों की ख़त्म होगी, कौन सा शोबा है जहाँ लोग इन्वेस्ट करेंगे, जिस शोबे में तरगीबात दी गई हों, लोगों को अट्रैक्ट किया गया हो, ये आप ज़रा हमारी रहनुमाई करें। देखिए ना, कोशिश तो यही है कि रियल एस्टेट एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है जिसमें पाकिस्तान की ना कोई एक्सपोर्ट होती है, बल्कि आप बाहर से टाइल्स मंगवाकर, सैनिटरी वेयर मंगाकर पाकिस्तान में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्या करना चाहते हैं आप ये करना चाहते हैं कि वो लोग फाइलें
और ऑब्वियसली इससे फाइलों का जो स्पेशली कारोबार है, मैं उम्मीद रखता हूं कि उसको हम रोकेंगे, कम करेंगे, एटलीस्ट स्पेकुलेशन कम होगी। रियल एस्टेट इज नॉट गुड स्पेकुलेशन एट ऑल। आप स्पेकुलेट करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में स्पेकुलेट करें किसी ऐसी फर्म पे जिसने कल को पाकिस्तान से कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। सो ऑल इन ऑल कोशिश यही है ना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो 12.8% रह गया है जीडीपी का, वापस लाई जाए रकूम उसकी तरफ। आई थिंक दैट्स द होल माइंडसेट ऑन विच दे आर वर्किंग। उसमें ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट्स हैं, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की फार्मिंग, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ हम जाना चाहते हैं। आईटी और आईटीईएस का बार बार जिक्र होता है, हम चाहते हैं कि उसमें जाएं, नए आईटी ग्रेजुएट्स के लिए मराद देने की कोशिश की जा रही है। आई थिंक ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें इसको सोचना नहीं। डॉक्टर साहब आप ज़रा मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आपके सामने है, एनर्जी प्राइसेस आपके सामने हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर कोई नया बंदा आना चाहता है तो जो बाबूगिरी है ग्रेड 2 से लेके ग्रेड 22 तक, जो उस बेचारे के साथ ब्लैकमेलिंग होती है, 17 किस्म की उसको एनओसीज चाहिए होती हैं, क्या इस बजट में या हुकूमत की पॉलिसीज़ में इतना फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया गया है कि कोई अपना 40-50 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच के यहाँ पे आके पैसा मैन्युफैक्चरिंग में लगा दे? मतलब तरगीब कहाँ पे है? जो बुनियादी सवाल है, अगर हमने दूसरी तरफ लाना भी है तो इस बजट में वो तरगीब कहाँ मिल रही है? सो आप ये भी सोचिए कि उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान में एक इनिशिएटिव बड़े सालों से चल रहा है, उसका नाम है पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव। सो उसको आगे बढ़ाएंगे बीओआई के साथ। ये रेड टेप काटने का, ये डीरेगुलेट करने का ही एक तरीका है मुल्क को आगे लेकर जाने का। सो आई थिंक इस पे बात करना एक अच्छी बात है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, SIFC का क़याम एक इस तरफ रविश है कि पाकिस्तान में हम इस तरफ जाएंगे। सो दैट्स प्रॉब्ली वन एरिया टू थिंक अबाउट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी चाइना गए, CPEC 2 का जिक्र है कि CPEC 2 को आगे बढ़ाएंगे। इस पे आप सोच सकते हैं। यही सारे वो काम हैं जो कि किए जा सकते हैं। ऑफ कोर्स याद रखिए ना कि अभी एक 3 मंथ की गवर्नमेंट है, गिवन ऑल दी कंस्ट्रेंट्स, दिस इज वेयर वी रियली स्टैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाएं कि इस बजट के ज़रिए जो सबसे 2 बड़े मसाइल हैं, हमारे कौमी मसला बन चुके हैं, एक बेरोज़गारी और एक महंगाई। ये बेरोज़गारी और महंगाई को ख़त्म करने में मददगार बजट आपको नज़र आता है? ये अवाम दोस्त बजट है? पाकिस्तान में हमें हर साल 20 लाख के करीब नौकरियां चाहिए, नहीं इतना पाकिस्तान में एंट्रेंट आता है। 1% ग्रोथ करें तो पाकिस्तान में 4 लाख के करीब नौकरी बनती है। तो अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए कि ऑब्वियसली अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट को नीचे लाना और पाकिस्तान की यूथ को स्पेशली एम्प्लॉय करना इतना आसान नहीं होगा। और उसकी बड़ी वजह ऑफ कोर्स यही है कि जब तक मुल्क ग्रोथ के फ्रेमवर्क में नहीं आ जाता, ये सारा डीरेगुलेशन, ये सारा प्रोसेस नहीं हो जाता, जिस तरह बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि पाकिस्तान की रेड टेप नहीं टूट जाती, FDI, DDI, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान की PSDP को उस सेक्टर्स पे लेके जाना कि पाकिस्तान की सॉफ्टवेयर, पाकिस्तान की हार्डवेयर को अगले 2-3 सालों में तब्दील करना। ऑब्वियसली ये सब वो काम है जो हमें करने हैं। पेंशन्स पे मैं दोबारा इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा बोझ है। 1000 अरब से बड़ा बोझ इस साल बन गया है। 10 साल पहले चले जाएं तो कहीं 200-250 अरब 300 अरब का बोझ था। तो एटलीस्ट एक इंटेंट दिखाई है, इंटेंट से एटलीस्ट हम आगे बढ़ेंगे। नंबर ऑफ कमीशंस एंड कमिटीज हैव बीन, सो लेट्स होप कि दे कैन डू सम वर्क एंड मेक सम प्रोग्रेस इन दीज एरियाज। सही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखें डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोशिश तो की गई है, फाइलर तो होना चाहिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, अगर जो लोग फाइलर बनना चाहते हैं वो FBR का वो परफॉर्मा है, अगर वो खुद नहीं फिल कर सकते, आपने भी एक वकील रखा होगा टैक्स फाइल करने के लिए, मैंने भी रखा हुआ है। डॉक्टर फ़रूख सलीम साहब पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मईशतदान हैं। उन्होंने एक दिन बताया कि उनको वो इतना कॉम्प्लिकेटेड परफॉर्मा है कि उसकी मुझे समझ नहीं आई। FBR का इम्प्रेशन पब्लिक फ्रेंडली क्या हो सकता है? और फिर जो हम टैक्सेशन के जो लेकुनाज हैं और जुगाड़ वहाँ पे मौजूद है, वहाँ के लोगों के पास, अफसरान के पास, उसका ख़ात्मा क्या हो सकता है? उसके लिए अभी रिफॉर्म्स करना चाहिए थे निगरान गवर्नमेंट ने, वो अंदर से ही उसके लिए रेजिस्टेंस आ गई। एक दुकानदार बेचारा गरीब आदमी, उसको आप टैक्स नेट में लाना चाहते हैं, वो अनपढ़ है या ज़्यादा से ज़्यादा मैट्रिक है, 8 जमातें पढ़ा हुआ है, और उसको जो आप फार्म देते हैं फाइल करने के लिए, गोशवारा फाइल करने के लिए, वो किसी वकील को भी समझ नहीं आता। वो भी अच्छा वकील आपको करना पड़ता है।
ये सिर्फ इस मामला नहीं है, आपने मीटर बिजली का लगवाना है। अब बिजली का मीटर जो है वो पढ़े लिखे लोगों ने तो नहीं लगवाना होता, हर बंदे ने लगवाना है, हर बंदे ने लगवाना है। और वो ऐसा है यानी निकाह नामे से ज़्यादा उसमें तफसीलात आपको देनी पड़ती हैं, और वो अंग्रेज़ी ज़ुबान में है। उसके मुकाबले में एक छोटी सी मैं बात ऐड ऑन कर दूँ, ये सेलुलर कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, इन्होंने अपने बैंक्स बनाए हुए हैं छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए। आप उनकी ऐप पे जाएं और अगले 3 से 4 मिनट में इतना आसान, इतना सहल, शनाख्ती कार्ड नंबर डालें, अपने कवाइफ डालें, आप रजिस्टर्ड हो गया, आपका अकाउंट खुल गया। अब ये मतलब नहीं, ये सारे जो मैं असल बात कहने वाला हूँ कि वो ये है कि जितने ये फार्म बनाए जाते हैं, जो मैकेनिज़्म बनाया जाता है, वो इस तरह नहीं बनाया जाता कि उसका किसी कंज्यूमर को फ़ायदा हो, टैक्स पेयर को फ़ायदा हो। ये बनाया जाता है कि उस महकमे के जो राशि अफसरान हैं उनको फ़ायदा हो, कि उसका फ़ायदा उठा के वहाँ आप कोई ना कोई गलती करें। यानी जो शख्स आपको पैसा दे रहा है, रेवेन्यू दे रहा है, खा वो आप टैक्स की सूरत में दे रहा है, खा वो बिजली के बिल की सूरत में दे रहा है, गैस के बिल की सूरत में दे रहा है, किसी और मद में देना चाहता है, उसके लिए मुश्किलात आपने खड़ी की हुई हैं, उसके लिए जीना हराम किया हुआ है। और सारा जो भी आपके मुआहदे होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो उस कंज्यूमर के हक़ में नहीं होते, वो उस रिश्वतखोर महकमे के हक़ में होते हैं। अगर आप अदालत में जाएंगे तो फ़ायदा उसको होगा, आपको नहीं होगा। हालांकि जो दे रहा है इस मुल्क को किसी भी सूरत में, कमा के दे रहा है, अपनी मेहनत की कमाई में से कुछ दे रहा है, फ़ायदा उसको होना चाहिए, उसके फ़ायदे में वो फार्म बनने चाहिए। लेकिन ये उल्टा काम है यहाँ। सही है, बिल्कुल। इससे तरगीब मिलती है रिश्वत की, बदउनवानी की। शबर ज़ैदी साहब तो खुल्लम खुला ये कहते हैं कि FBR को आज ख़त्म कर दें और आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाएंगी। देखें, FBR के पास सिंपल सा काम है, ये कितना 12,970 अरब रुपए का हदफ रखा गया। इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर देनी है, GST बढ़ गया ना, इनडायरेक्ट टैक्सेशन आपकी 60-70% है, डायरेक्ट टैक्स आपका कम है। और जो वो वही बात है कि जो बेचारा इस नरगे में है, कारोबारी आदमी एडवांस टैक्स भी दे के बैठा होता है। प्रॉब्लम यही है कि इनडायरेक्ट भी देखें दुनिया भर में डायरेक्ट टैक्सेशन होते हैं, डायरेक्ट भी दे रहा है, इनडायरेक्ट भी दे रहा है। फाइलर के लिए ये दोहरा अज़ाब है। यानी विद होल्डिंग टैक्स क्या होता है? हाँ, कि आप वापस करते हैं? नहीं। देखें ना कि आपने ले लिया, एडवांस टैक्स ले लिया और उसके बाद बस बिल्कुल ऐसे इरशाद साहब। एक ब्रेक के बाद अगर हम बात, जो रुपी डॉलर पैरिटी है, हमने ये देखा कि ये जो रवा माली साल है इसमें ये क्रेडिट ज़रूर जाता है, निगरान गवर्नमेंट भी रही है कि उससे पहले वाले पिछले 2 सालों में जो फ्लैक्चुएशन थी, एकदम रुपए की कदर नीचे आना, डॉलर ऊपर जाना, वो कम रही। उसकी रीज़न्स क्या हैं और आने वाले दिनों में डॉलर इस बजट की रोशनी में, IMF से उम्मीद की रोशनी में कहाँ तक जा सकता है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है सदर फॉरेक्स ट्रेडर एसोसिएशन मलिक बोस्तान साहब ने। मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मलिक साहब, बजट पेश हो गया, इस बजट को देखते हुए आप क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में डॉलर मज़ीद आएंगे और डॉलर की जो कीमत है वो स्टेबल रहेगी जो अभी है, या बढ़ने के भी इम्कानात हैं? रुपए की कदर जो है, सॉरी नहीं, डॉलर इंशाल्लाह कम होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि डॉलर जो है गिरा है पिछले 1 साल में, देखे ये 340 से कम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। आज 280 से भी नीचे ट्रेड हो रहा है। और ये जो अभी बजट है, मैं समझता हूँ इससे अच्छा इन महदूद वसाइल में और माशी दबाव में और इतने कर्जों के अंबार में इतना अच्छा बजट पेश नहीं हो सकता था। आपको इस वक्त 9,000 सिर्फ सूद में अदा करने पड़ते हैं। और ये मैं समझता हूँ पाकिस्तान को अल्लाह का करम है, खुसूसी आज का महीना है और अल्लाह ताला इस पर बरकते हैं। बड़ी हमारा हर डेटा अच्छा है, ख़ासतौर पर GDP जो कि IMF ने आपके सामने पेशन गोई की थी कि पाकिस्तान की GDP 2% के ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन 2.4 पे अचीव किया, अलग वो हुकूमत ने 3.5 कहा था। इस तरह हमारा रुपये का IMF ने पिछले साल ये प्रिडिक्शन की थी कि ये रुपये जो है 305 तक जाएगा, आज 280 से भी नीचे खड़ा है। हुकूमत ने 209 पे बजट सेट किया था, आज
जो है उसके भी तवक्को से नीचे डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो इसी तरह अब हुकूमत ने 295 पे फिक्स किया और IMF कह रहा है कि 325 तक जा सकते हैं, लेकिन ये सारी इनकी पेशन को ये दरी की दरी रह जाएंगी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बड़े ही इस दफ़ा बम्पर क्रॉप दी है। आपकी देखो 9 लाख टन आपके चावल हुए हैं, 40 लाख टन आपकी गंदम हुई है, और आला आप चीनी भी आपकी सरप्लस है। तो ये ऐसी चीज़ें GDP जो ज़राअत का 19 साल में पहली दफ़ा 6%। मलिक साहब ये फरमाएं कि हम तो ये तवक्को कर रहे थे कि ये 278 से भी नीचे आएगा, 250 तक आएगा। अब ये जो प्रोजेक्शन 295 की दे रहे हैं, तो डॉलर का रेट क्यों बढ़ेगा? जब हमारी मईशत मुस्तहकम हो रही है तो कम होना चाहिए, बढ़ेगा क्यों? देखो मैंने इसे अर्ज किया था कि पिछले साल भी इन्होंने यही कह रहे थे ना इन दिनों में कि डॉलर IMF 305 कह रहा था, हुकूमत 290 पे सेट कर रही थी। अब हुकूमत 295 कह रही है, हम कह रहे हैं जी 278। ये जब IMF का 8 अरब डॉलर का अरेंजमेंट हो जाता है और स्पेशल पोस्ट का जो हो जाता है, तो पाकिस्तान में चला जो ही एग्रीमेंट होंगे आप देखें 250 तक डॉलर जा सकते हैं, बल्कि इससे भी नीचे जा सकते हैं। तो इस वक्त डॉलर को अगर रुका हुआ है तो ये इस वजह से रुका हुआ है कि स्टेट बैंक को अपने रिजर्व बढ़ाने थे। IMF की शर्त थी कि 5 अरब डॉलर आपने बढ़ाने हैं, तो उन्होंने इंटर बैंक से खरीदे हैं। अगर स्टेट बैंक ना खरीदा तो डॉलर 200 से भी नीचे होता, क्योंकि ये मजबूरी थी इसके IMF की डिमांड थी कि आपने रिजर्व बढ़ाने हैं। 9 अरब से 14 अरब अचीव की है। तो पाकिस्तान के जो इस वक्त जो इस वक्त डिफॉल्ट से बचाना जरूरी था, वो निकल गया। मैं पाकिस्तान की जो मैशत थी पटरी से उतर के इंशाल्लाह पटरी पे आ चुकी है। सारे आपके इन्फ्लेशन कम हुआ, देखो ना 38% से आज अल्लाह का शुक्र है 12% है। तो ये इससे तो इंटरेस्ट रेट जो था आपका देखो 3 साल में पहली दफ़ा 1.5% कम हुआ, और हुकूमत कह रही है कि इन्फ्लेशन 12% और इंटरेस्ट रेट 12% होता है, तो 4000 अरब डॉलर तो आपको सिर्फ सूद में बच सकते हैं और आपके कर्जे खरबों में कम हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान की मैशत को संभाल देंगे और अपने पाँव पे खड़ेंगे, और कर्जों की लानत से हमारा छुटकारा मिलेगा हमें। जी अच्छा मलिक साहब, ये कर्जों की लानत से तो अल्लाह करे छुटकारा मिल जाए, अगरचे अब भी हम 9000 से ज़ायद अरब जो है वो सिर्फ कर्ज़ों के सूद पे दे रहे हैं। ये जो जितने टैक्स लगा दिए गए हैं और जितनी सब्सिडीज़ विड्रा की गई हैं, टैक्स छूट जो थी वो ख़त्म की गई है, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? क्या महंगाई कम होगी? क्या बेरोज़गारी ख़त्म होगी या कम होगी या वो मज़ीद बढ़ेगी? देखो जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हम खुद बड़े हुकूमती सतह पे या अवामी सतह पे भी देखें, हुकूमत ने चाइना से वादा किया था कि हम 2022 तक CPEC का जो इकनॉमिक जोन है वो बिल्कुल मुकम्मल करके आपके हवाले करेंगे, और चाइना ने वादा किया था कि मैं अपनी इंडस्ट्री यहाँ शिफ्ट करके एक्सपोर्ट करूँगा, लोगों को रोज़गार दूंगा। हमने 9 की बजाय 1 भी नहीं इकनॉमिक जोन बना सके। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब गए हैं और फुल प्रूफ सिक्योरिटी का उन्हें यकीन दिलाया कि आप इन्वेस्टमेंट लेके हैं, हम आपको अपनी जान से ज़्यादा आपकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो और वो हमारे उनका इत्मीनान बहाल हो। इसी तरह सऊदीया है, दुबई है, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को हम कर्जे के बजाय सरमायाकारी करें। उनकी अभी तक हमारी नालायकी की ये इंतहा है कि हमारी रिफाइनरी ऑयल की पॉलिसी अभी तक हमने नहीं उनको दी, जिसमें 20 अरब डॉलर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस तरह उनका हमारा जो सरमाया है उसको प्रोटेक्शन का अभी तक लॉ हमने पास नहीं किया, आर्बिट्रेशन का एक लॉ पास किया है। वो कहते हैं हम अपने सियासी इस्तेकाम के लिए, वो कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम लेंगे तब भी मैशी इस्तेकाम होगा। हमें हमारे जो रहनुमा हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खुदा अपनी लड़ाइयों को भूल जाएं, पाकिस्तान को इस मैशत से निकालें। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान की फौज के खिलाफ ऐसी राह वार करें कि सिविल वार हो, और हम इनके खिलाफ इनका एटमी जितने भी प्लांट हैं उनको करें और इनको आपस में लड़ा के इसके टुकड़े करें। तो अपने पाकिस्तान को मलिक साहब आपने अपनी नालायकी का जिक्र किया है, मतलब हमारी नालायकी का बतौर कौम आपने जिक्र किया। हम सारे नालायक। हाँ, ये नालायकी मतलब कहाँ पे है? रुकावट कौन बनता है कारोबार आने में? देखिए, हुकूमत तो कोई भी हो उसकी कोशिश होती है कि सरमायाकारी आए मुल्क में, क्योंकि उनके लिए तो आसानी होगी जब मईशत तरक्की करेगी। क्या हमारे यहाँ जिन लोगों ने हैंडल करना है, इंतज़ामात देखने हैं, मेरी मुराद एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, वो मौजूदा दौर से बहुत पीछे की ट्रेनिंग है उसकी, या नीयत नहीं है, या नालायकी असल में कहाँ पे है और ये दूर कैसे होगी? देखो जी, हमारा कारोबारी जो तबका है वो बिल्कुल ही नालायक है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं, मोबाइल तक तो छीन लेते हैं। 2000 का मोबाइल की क्या वैल्यू, उस पर गोली मार देते हैं। तो अब तो लोगों ने बल्कि अपने मोबाइल के साथ एक छोटा मोबाइल भी रखा हुआ है, और वो बड़ा मोबाइल जो छुपा देते हैं और छोटा डाकुओं को कहते हैं ये पेश। नहीं मलिक साहब, वो बड़ा देख लेते हैं, वो बड़ा ही मांगते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है कराची में।
छोटा मैंने दिया तो कहते हैं बड़ा वाला दो, ये 2014 में हुआ था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये 12 को ज्यादा प्रोफेशनल डाकू जो है वो आपको जेबों से भी निकाल लेते हैं। लेकिन ये जब आपको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे तो लोग कारोबार कैसे, हमारा सारा लोग दुबई जा रहे हैं, समुद्रों में जो नौजवान डूब रहे हैं बेरोजगारी से तंग आके। डेली आपको खबर आई होती है आज 40 आदमी डूब गए, आज 70 आदमी डूब गए। तो हमें ये डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, नौजवानों को कारोबार के लिए रोज़गार फराहम करने। हम अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे, कारखाने नहीं लगाएंगे, तो हम सिर्फ सूद पे सूद रहेंगे और कर्जे देते रहेंगे तो कैसे पाकिस्तान तरक्की करेगा? फिर तो किसी दुआने का ख्वाब ही है जो आप देख रहे हैं। हमें पाकिस्तान की ज़राअत जो कि 6 महीने में आपकी फसल वापस आती है और इसको हमने प्रायोरिटी देनी है। यही हमारी 45% आबादी, इसके साथ हमारा GDP का 25% है। इसको हम जो है अपने फी एकड़ पैदावार बढ़ा लेते हैं। तो देखो ना, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा इस दफ़ा, आपके बगैर हुकूमती कोशिशों से अल्लाह ने इतनी बड़ी फसलें दी हैं आपको जो आपकी सारी सरप्लस हो गई। तो आप 12 जो है वो बिल भी टाइम खत्म हो गया है। मलिक साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू आपसे जारी थी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इरशाद साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही इजाज़त दीजिए।